हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। ठीक है। अच्छा, कहाँ गायब हो गए थे? अरे मैं रिकॉर्डिंग लगा रहा था। अच्छा, कहाँ तक हो गया था? रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग लगाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है मेरे को। अच्छा। यहाँ तक पहुँच गया हूँ। रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाएं। अपक्ष। अच्छा, बताओ तो आगे। हाँ, इसमें कहा गया है ना, रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाएं में कि केमिकल, जो देखो उसमें लिखा है ना। हम्म। अब इसमें देखो, अपक्षय प्रक्रियाओं का एक समूह, जैसे कि विलयन, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन, ऑक्सीकरण और न्यूनीकरण शैलों के अपघटन, विलयन अथवा न्यूनीकरण का कार्य करते हैं ना। अच्छे प्रक्रियाएं होते हैं, उनका एक समूह होता है। वो जो कार्बोनेटीकरण होता है उनका, और जलयोजन करते हैं वो, ऑक्सीकरण का कार्य करते हैं, न्यूनीकरण करते हैं, शैलों के अपघटन, विलयन है ना, उनका कार्य करते हैं। और जो कि जो है रासायनिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ऑक्सीजन धरातली जल, मृदा जल एवं अन्य अम्लों की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों की न्यूनीकरण होता है ना। जो हम्म। धरातली जल है, मृदा जल है, मृदा के साथ में भी जल बहता है ना, पानी। हम्म। और जो अन्य अम्लों की वर्षा होती है ना, अम्लों की जो प्रक्रिया होती है, उसमें चट्टानों का जो है ना न्यूनीकरण हो जाता है। मतलब उसके साथ में ना चट्टान टूट जाता है। चट्टान जो है न्यूनीकरण मतलब उसका टूट करके विखंडित हो जाता है ना, तो छोटा छोटा हो जाता है। इसमें बताया जा रहा है कि इसमें ऊष्मा के साथ जल एवं वायु, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की विद्यमानता सभी रासायनिक प्रक्रियाओं को तीव्र गति देने के लिए आवश्यक है ना। हम्म। वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त पौधों एवं पशुओं का अपघटन भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है। कह रहा है, वायु में जो विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त जो है ना, जो पौधे और जो पशु का जो है अपघटन भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को ना ये बढ़ा देते हैं। क्योंकि हम्म। कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ ही जाता है। और इसमें बताया कि विभिन्न खनिजों पर रासायनिक प्रक्रियाएं किसी अनुसंधानशाला में प्रक्रियाओं के समान ही होती हैं। खनिजों पर जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती है ना, वो अनुसंधानशाला जहाँ पे प्रयोग वगैरह होता है, उस प्रक्रिया के समान होती है। अब देखेंगे भौतिक अपक्षय प्रक्रियाएं। भौतिक अपक्षय प्रक्रियाएं में जैसे भौतिक या यांत्रिक अपक्षय प्रक्रियाएं कुछ अनुप्रयुक्त बलों पर निर्भर करती हैं। ये अनुप्रयुक्त बल निम्नलिखित हो सकते हैं। जैसे इसमें बताया गया है ना, कि जो कुछ जो भौतिक यांत्रिक अपक्षय प्रक्रियाएं होते हैं, वो कुछ बल होते हैं ना, उन पे जो है वो निर्भर करती हैं। तो उन बल के बारे में बताया गया। जैसे पहले बताया गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल है ना। गुरुत्वाकर्षण बल में ये कहा गया है, जैसे ऊपर भार दबाव है ना, भार दबाव एवं अपरूपण प्रतिबल, शेयर स्ट्रेस है ना। अप्रूवल अपरूपण प्रतिबल का मतलब होता है जो स्ट्रेस दबाव हो, उसको शेयर करना। उसके बाद दूसरा कह रहा है ना, तापक्रम में परिवर्तन, क्रिस्टल द्रवों में वृद्धि एवं पशुओं के क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न विस्तारण बल। मतलब जो तापक्रम में परिवर्तन होते हैं, क्लाइमेट चेंज होता है ना, और क्रिस्टल वो में जो है वृद्धि होती है, जिसमें पशुओं के क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न ये विस्तारण बल होता है। पशु वगैरह जो है इस बल को अ, इस क्रिया जो पशु वगैरह के जो क्रियाकलाप करते हैं, उनसे ये बल उत्पन्न होता है।
उसके बाद तीसरा बताया शुष्कन एवं आर्द्रन चक्रों से नियंत्रित जल का दबाव, है ना। शुष्क एवं आर्द्रन चक्रों से, जो शुष्क और आर्द्र की जो चक्र चलते हैं ना, कभी सूखा होता है, कभी गीला होता है, तो वाष्पन होता है, से नियंत्रित जो जल का दबाव होता है ना, उससे भी होता है। इनमें से कई बल धरातल एवं विभिन्न धरातल पदार्थों के अंदर अनुपयुक्त होती हैं ना। तरह इनमें से कई बल जो है धरातल एवं विभिन्न धरातल पदार्थों के अंदर जो है अनुपयुक्त होती हैं, मतलब प्रयुक्त नहीं होती है, वहां पे होती ही नहीं हुँ, है ना। न ही हाँ, धरातल पे होती है, न ही पदार्थ के अंदर होती है। तो जिसका परिणाम होता है कि सेलों का विभंग होना, मतलब जब वो उसमें अनुपयुक्त रहेंगी, तो जो है ना, जो सेल वगैरह होते हैं ना, वो धीरे धीरे टूट जाते हैं, है ना। हुँ, भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं में अधिकांश तापीय विस्तारण एवं दबाव से के निर्मुक्त होने के कारण होता है। कर भौतिक अपक्षय प्रक्रिया में जो अधिकांश तापीय विस्तारण होता है ना, वो दबाव के निर्मुक्त होने के कारण होता है। ये प्रक्रियाएं लघु एवं मंद होती हैं। ये जो प्रक्रियाएं होती हैं, ये लघु भी मतलब कम भी हो सकती हैं, और नहीं कम होती है, उससे भी कम होती है, मतलब छोटा होता है लघु मतलब छोटा, और मंद में धीमा, है ना। तो छोटा कम और समय धीमा में। होता है। हाँ। हाँ, परंतु कई बार संकुचन एवं विस्तारण के कारण सेलों के सतत स्थानांतरण के फलस्वरूप ये सेलों की बड़ी हानि पहुंचा सकती हैं। कह रहे हैं कि जो है ना, परंतु कई बार क्या होता है, संकुचन एवं विस्तारण के कारण ये जो है ना संकुचित होती हैं, और कभी कभी ये ना इसका विस्तार होता है। तो इससे जो है ना इसके फलस्वरूप जो सेलों को ना ये बहुत हानि भी पहुंचा सकती है, जो सेल होते हैं। अब हम देखेंगे इसमें जैविक कार्य एवं अपक्षय। इसमें बताया गया अच्छा जैविक बीच में अपक्षय। इसमें बीच का हिस्सा इसमें नहीं है आपकी बुक में ना? क्या हुआ? इसमें और भी इसमें कुछ-कुछ दे रखा है ना, आपके में नहीं है। अच्छा, हाँ, मेरे बुक में तो इतना ही है। अच्छा न्यू वाली है ना आपके? हाँ, लेकिन 2023 में खरीदा था। हाँ, हाँ, तो न्यू वाली है, ठीक है फिर। बता दीजिए वो वाला जो छूटा है। नहीं ऐसे तो बहुत सारा छूटा हुआ है। पहले मतलब कल भी मुझे लग रहा है उसमें कटा होगा, वो शायद उतना नहीं सेव होगा इसलिए काट दिया है। क्योंकि यही वाला बुक अंकिता के पास भी था। हाँ, सर भी बोले कि न्यू वाली से करना है, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद कह रहे हैं ना जैविक कार्य एवं अपक्षय, है ना। हुँ, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड वेदरिंग, है ना। तो इसमें जैविक अपक्षय जीवों की वृद्धि एवं संचय, वृद्धि या संचयन, संचलन, है ना, संचलन। से उत्पन्न, हाँ संचलन से उत्पन्न अपक्षय वातावरण एवं भौतिक परिवर्तन से खनिजों एवं आयन के स्थानांतरण की दिशा में एक योगदान, है ना। पहले जो जैविक अपक्षय जीवों की जो वृद्धि या संचलन से ना उत्पन्न होने वाला जो अपक्षय वातावरण है, एवं जो भौतिक परिवर्तन से जो है खनिज एवं जो आयन के स्थानांतरण होते हैं की दिशा में ना, ये योगदान निभाते हैं, है ना। हुँ, और ये केचुओं और दीमकों जो चूहों कृतकों इत्यादि जैसे जीवों पर ना बिल खोदने एवं जो है बेजिंग के द्वारा नई सतहों का निर्माण होता है। ये जो केचुआ वगैरह होते हैं, वो देखो नीचे से ऊपर मिट्टी को करते हैं, पलटते हैं ना, और ताकि उसमें जो है ऑक्सीजन वगैरह अच्छे से मतलब हवा लगे उसमें। और वो तो अपने काम के लिए करते हैं, उसमें से वो उसको वो केचुआ उसी में रहते हैं, तो वो उनका घर है। और दीमक जो है, दीमक भी देखो अपना करते हैं, लेकिन वो अपने लिए करते हैं, लेकिन फायदा लोगों का भी हो जाता है। चूहा जो है, चूहा भी ऐसा कार्य करते हैं कि बिल वगैरह भी करते हैं,
तो अंदर का सब मिट्टी निकाल के बाहर कर देंगे, बाहर तो अंदर में पूरा खाली हो जाता है, फिर वो धंस हाँ, जाता खोखला है ना। कर देते हैं। हाँ, तो इनके द्वारा ही ये चीजें होती है ना। अब कह रहा है कि नई सतहों का निर्माण होता है ना। अब जिससे जो है रासायनिक प्रक्रिया के लिए अनावृत सतह में नमी एवं हवा के वेधन में सहायता मिलती है। इसको मैंने पहले बताया कि हवा वगैरह लगता है तब। क्योंकि जो लोग जब फसल वगैरह बोते हैं ना, देखो, तो गुड़ाई क्यों करते हैं? अभी गन्ना बो दिए, उसका गुड़ाई क्यों करते हैं? ताकि उसके जो जड़ है ना, उसमें ऑक्सीजन अच्छे से लगे और उसके अंदर हवा जाए, है ना, तो उसको फायदा हम्म, मिलता है। तभी तो वो उगे, मतलब कि उग जाएगी, वरना उगेगी ग्रो नहीं। होने में उसको अच्छा, हम्म। है ना। हाँ, तो बिल्कुल। उसके बाद बताया जा रहा है कि मानव भी वनस्पति को अस्त व्यस्त कर खेत जोत कर एवं मिट्टी में कृषि करके धरातली पदार्थों में वायु जल एवं खनिजों के मिश्रण तथा उनमें नए संपर्क स्थापित करने में सहायक होता है। मनुष्य भी ऐसा करता है, जुताई बुआई तो हम करते हैं। मैं अपने यहाँ गमले में ना गन्ना लगा रखा हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे भैया बोल रहे थे होगा नहीं है, मैं कहा मैं पैदा करके दिखाऊंगा। होने को तो हो जाएगा, काफी टाइम लगेगा बस। टाइम तो लगता ही है। फिर जल एवं खनिजों के मिश्रण से इसमें हो गया ना। हाँ, खनिजों के मिश्रण तथा उसमें नए संपर्क स्थापित करने में सहायक होता है। अब सड़ने वाले पौधों एवं पशुओं के पदार्थ ह्यूमिक कार्बन एवं अन्य अम्ल जैसे तत्वों के उत्पादन में योगदान देते हैं, जिससे कुछ तत्वों का सड़ना क्षरण या घुलन बढ़ जाता है। पौधों की जड़ें धरातल के पदार्थों पर जबरदस्त दबाव डालती हैं तथा उन्हें यांत्रिक ढंग से तोड़कर अलग अलग कर देती हैं, है ना। पौधे की जो जड़ें होती हैं वो धरातल पदार्थों पर जबरदस्त दबाव डालती हैं। पौधे देखती हैं पूरा एकदम, जो उनके जड़ है ना वो खूब पकड़ के एकदम रखती हैं तथा उन्हें जो है यांत्रिक ढंग से ना तोड़कर अलग अलग कर देती हैं। मैंने तो क्या है कि आप देखेंगे ना नदी के किनारे बम्बू के वो ना बहुत सारे वो लगे रहते हैं, प्लांट। पेड़। हम्म। हाँ, तो वो पेड़ होते हैं, बम्बू होते हैं स्पेशली। तो वो क्या करते हैं ना, मृदा को ना एकदम पकड़ के रखते हैं। जब बारिश वगैरह होता है, बाढ़ आ जाता है ना, तब भी वो नहीं, मिट्टी वहां से निकल नहीं सकती उसके पंजे से, हाँ, वो उसके उसको जड़ से। कंट्रोल कर लेते हैं, मिट्टी वगैरह। हम्म। अपक्षय के विशेष प्रभाव, अपक्षय के विशेष प्रभाव है जिसमें बताया गया है, अपस्खलन, है ना। हम्म। इसकी व्याख्या पहले ही भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं तापीय संकुचन एवं फैलाव तथा लवण अपक्षय के अंतर्गत की जा चुकी है। हम्म। और अपस्खलन का एक परिणाम है, प्रक्रिया नहीं, है ना। क्योंकि अपस्खलन होता है, बिल्कुल मेरा भूस्खलन की तरह भी होता है। अपस्खलन एक परिणाम है, भूस। कारण है ना। हाँ। हाँ, और उसके बाद जैसे बताया गया कि सेल और आधार सेल के ऊपर से मोटे तौर पर घुमावदार चादर के रूप में भी उत्खंडित या पत्रकन होता है ना। वही तो बोल रहा हूँ, क्योंकि भूस्खलन मतलब जो है, जब देखो अब बोलते हैं लैंडस्लाइड हो गया, लैंडस्लाइड हो गया ना पहाड़ों की तरफ में, बहुत भूस्खलन हो जाता है ना, भूमि खिसक जाती है। और अस्खलन में क्या होता है कि जो मतलब मृदा वगैरह ना उखड़ जाती हैं, चट्टानें हम्म। उखड़ जाती हैं, है ना। तो कह रहा है कि खंडित पत्रकन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चिकनी एवं गोल सतह का निर्माण होता है। अस्खलन हम्म। अस्खलन मतलब अ, अस्खलन आभादितीकरण, है ना, एवं तापक्रम परिवर्तन द्वारा प्रेरित फैलाव या संकुचन के कारण भी होता है। अगर कोई चीज संकुचित हो रहा है तब भी होगा, और अगर मतलब फैलाव हो रहा है तब भी होगा। फैलाव होगा तो वो गिर करके फिर दूर छटक के भागेगा। स्खलन होगा और संकुचन होगा तो बटुरेगा, सिकुड़ेगा। तो उसमें बीच बीच में दरार हो जाता है। जैसे आप देखे ही हैं, जब लोग करते हैं ना, खेती करते हैं गाँव में, गमले में ही देखो, एक टाइम में जब आप पानी भरती हैं, पानी भर के छोड़ देंगे गर्मी में, तो बीच बीच में देखेंगे ना दरार फाट जाता है पूरा। हम्म।
सब अलग अलग हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है ना, वो उसका वो अब संकुचन हो रहा है, तो संकुचन के समय में जब सिकुड़ता है तो पूरा जो जितना वो पकड़ लेता है ऐसा, ये एक एक गट्ठा गट्ठा टाइप हो जाता है, और बीच बीच में पूरा दरार हो जाता है ना। सारा पानी अपनी तरफ वो खींच लेते हैं, जब बहुत ज्यादा गर्मी हाँ, पड़ेगा ना तो वो ऐसे ही चलता है। बीच बीच में ऐसा दरार जैसा हो जाएगा। हम्म। वैसे दरार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्रैक, इधर क्रैक, हाँ। है ना। अस्खलित गुंबद एवं टार्स क्रमशः भी अपहारीकरण है ना, हम्म। एवं तापीय संकुचन से उत्पन्न होता है। ताप से देखो बोल रहा हूँ ना मैं। हम्म। अब अपक्षय का महत्व बोल रहा है। अपक्षय प्रक्रियाएं सेलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने, न केवल आवरण प्रस्तुत आवरण प्रस्तर एवं मृदा प्रस्ताव। निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। मतलब अपक्षय जो प्रक्रिया है वो सेलों को जो है ना छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के साथ, तोड़ते ही नहीं है मतलब, तोड़ते तोड़ टुकड़ों में ना तोड़ने तथा जो है ना केवल बस उसका आवरण प्रस्तर करने के काम आते हैं, बल्कि जो है ना वो मृदा निर्माण के लिए भी मार्ग प्रशस्त करते हैं, है ना। हाँ। क्योंकि हाँ, क्योंकि जैसे आप देखें यहीं पे अरावली पर्वत है, अब उसके हम्म। कितने सारे शिला सब टूट टूट के, सब पत्थर टूट टूट के छोटे छोटे टुकड़े में हो गए। अब वो धीरे धीरे और टूट के छोटे छोटे हो जाए ना, मृदा का रूप ले लिए, बहुत सारा तो मृदा हो गया है। बताओ हाँ, मिट्टी बहुत कहाँ से आ पुराना गई, हो वही गया तो। है। हाँ। अब वो धीरे धीरे मृदा हो जा रहा है। पत्थर ही आप बहुत दिन तक रखेंगी ना, वो धीरे धीरे देखे नल, आप नल लगाई हैं घर में, नल गांव में देखता हूँ ना, नल नल के नीचे ना पत्थर रख देते हैं। पत्थर तो ना धीरे धीरे नल को ही काट दे, उसको काट देता है, पत्थर को पानी जहाँ गिरता है हाँ। गड्ढा कर देता है। तो बताया जा रहा है ना, अपितु उपादान एवं बृहद संचलन के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। जैव मात्रा एवं जैव विविधता प्रमुखतः वनों की देन है। कदा जो मैं जैव मात्रा है और जो जैव विविधता है ना, वो वनों की देन है। सही बात है, क्योंकि जैव अगर वन ही नहीं रहेंगे तो जैव विविधता कहाँ से आएगी। हम्म। वन रहेंगे तो बहुत सारे पशु पक्षी सब कुछ रहेंगे, तो एक दूसरे के मतलब पूरक है ना सब कुछ। हम्म। अपक्षयी प्रावार है ना की गहराई पर निर्भर करता है ये। यदि सैलो का अपक्षय न हो तो अपर्दन का कोई महत्व नहीं होता है। फिर अगर यदि जो है सैलो का ना अपक्षय ना हो, मतलब अगर वो कटे ना ना, तो ना हो तो अपर्दन का कोई महत्व ही नहीं है, तो अपर्दन का कोई महत्व ही नहीं होगा, है ना। और इसका अर्थ है कि अपक्षय बृहद क्षरण अपर्दन उच्चावच के लघुकरण में सहायक होता है ना। एवं अश्लाकृतियां अपर्दन का परिणाम होती हैं। अश्लाकृतियां जो होती है वो अपर्दन का ही निर्माण होती है, क्योंकि अपर्दन होती है ना तो बाद में वो नदियां वगैरह अपर्दित हुई, मिट्टी को ही अपर्दित हुए, उस चीजों को ही तो पहाड़ों से लेकर के आती हैं। तो वो हम्म। जो है गाद के रूप में, मतलब कहीं पे ना खादर मिट्टी वगैरह जो नदी के किनारे बहुत सारा वैसा मिट्टी भी बहुत सारा हो जाता है, जो बाद में उसमें फसल अगर लगाया जाता है तो बहुत ही बेनिफिशियल होता है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन उसमें होता है। हम्म। हाँ, मान लो कहीं पे जो है जमीन नहीं है ना, कहीं पे मिट्टी नहीं है, अपर्दन के कारण ठीक, देखोगे वहां पे एक नई स्थलाकृति जो है ना बन जाएगी, है ना, उठी हुई सी जमीन बन जाएगी, या जो समतल भी कोई जगह होगी वो बन जाएगी। तो क्योंकि नदियों में आप देखेंगे जो द्वीप टाइप बन जा रहे हैं, जो टापू टापू दिखाई देते हैं, वो सब ना नदियों से ही मिट्टी उठा उठा के लाया है। नदियां जो है मिट्टी उठा के लाया है, पहाड़ों से होती हुई नदियां आती है ना, तो वहां से ना खींच करके अपने साथ में ले आती हैं। जैसे कोई शिला अगर वहां से खिसक के नदियों के साथ में बहे तो वो धीरे धीरे मतलब गिरेगा तो टूटते टूटते के साथ साथ में आते आते थोड़ा बहुत तो कुछ, थोड़ा बहुत तो टूट ही जाएगा, पूरा तो नहीं कह सकते, है ना। हम्म। तो वो साथ में आ जाता है। और वो जो मतलब आप कई जगह से वो चीजें ले आता है नदियां, तो उसके साथ में ना जो मिट्टी आती है वो आ, उपजाऊ बहुत हो जाती है। तभी तो रामेश्वर साइड जो है तमिलनाडु के बाद दूसरा स्थान यूपी में है। यूपी रामसर, में क्यों है? रामसर। हाँ, रामसर साइड।
और वहाँ पे यूपी में क्यों है? क्योंकि यूपी में जो मिट्टी है वो उपजाऊ है, क्योंकि वो जो है, जाहिर सी बात है, शिवालिक हिमालय के जो है वो उसमें बना हुआ है ना। क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है वो ना गर्त में बना है, हिमालय और ये जो पठार इसके बीच के गर्त में। पढ़ी है ना, बड़ा बताए थे सर कि बहुत बड़ा गर्त था पहले। फिर ये दोनों साइड से नदियां इधर उधर से उसमें बह के जा रही थी, फिर धीरे धीरे ये जो गंगा नदी वगैरह है ना, ये तब जाके ये बाद में इसका सारा पूरा वहाँ पे ना यूपी जो है, अभी का जो यूपी ईस्ट और यूपी ईस्ट ही बेसिकली मानते हैं। और उधर से जो भी नदियां आती है ना इधर, और यूपी वेस्ट में भी कुछ नदियां आती हैं। ये नदियां जो है ना, कहाँ से, यहाँ से ही तो निकल के जाती हैं। और यहाँ इसमें जो है ना, पहले बहुत बड़े बड़े घने जंगल होते थे, बहुत मॉस्किटो वगैरह होते थे। जब पृथ्वी आप उसमें बता रहे थे सर, क्या नाम है, वर्ल्ड जियोग्राफी, तो उसमें बताए थे। फिर बाद में धीरे धीरे मानव जो है आए, और मानव जनित कारकों की वजह से सारे वृक्ष वगैरह कट गए, जनसंख्या बढ़ती गई तो लोग रहते चले गए। मगध हम्म। वगैरह जब पढ़ी थी तो उसी में तो बताया। हाँ, जितनी देखो सब बाद में जो है सब नदियों के किनारे ही बसने लगे थे। गंगा नदी के हम्म। किनारे ही, चंबल के किनारे, सब उधर ही बेसिकली जो बसा बसा के। जब वहां पे ना लगभग 15 सालों तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ ना वो पड़ गया था, वहां पे अकाल, तो वहां से लोग ना इधर भाग के आए गंगा के पास। तो गंगा के हाँ। नदियों में रहने लगे, तो यहाँ के किनारे रहने लगे, तो यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे जब रहेंगे तो वहाँ पे धीरे धीरे, जाहिर सी बात है, मानव जनित कारण के लिए, औद्योगिक विकास के लिए, बहुत सारा डेवलपमेंट के लिए पेड़ों को काटा गया भाई, बड़े पैमाने पे काटा गया। बिल्कुल, वो खेती वेती करेंगे तो कहाँ करेंगे? जब हाँ। पेड़ हटाएंगे तभी तो करेंगे। अब इसमें बताया गया है कि यौम जो है ना स्थलाकृतिक अपरदन का परिणाम है ना, शैलों का अपक्षय एवं निक्षेपण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण है ना। करें शैलों का अपक्षय एवं निक्षेपण है ना, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल्यवान खनिजों जैसे लोहा, मैग्नीज, एल्युमिनियम, तांबा के अयस्कों के समृद्धिकरण एवं संकेंद्रण में यह सहायक होता है ना। क्योंकि जो लोहा और मैग्नीज वगैरह मिल रहा है, कहाँ से हम्म। मिलेगा ये सब? तो उसी में जो सील्ड है, जब टूटेगा तो सील्ड से ही तो निकलता है ये। हम्म। अपक्षय मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अपक्षय जो है ना, मृदा निर्माण की जो है एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि अपक्षय के माध्यम से ही नई नई मृदा का निर्माण होता है ना। हम्म। अब बताया गया है एक ना, इसमें छोटा सा उस स्टेटमेंट दिया गया है एक, उसमें कि जब सेलों का अपचय होता है तो कुछ पदार्थ भूमिगत जल द्वारा रासायनिक एवं भौतिक निक्षालन के माध्यम से स्थानांतरित हो जाते हैं, तथा शेष बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण हो जाता है। इस प्रकार के अपचय के हुए बिना बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण अपर्याप्त होगा, तथा आर्थिक दृष्टि से उनका दोहन, प्रक्रमण तथा शोधन के लिए व्यवहार नहीं होगा। इसी को समृद्धिकरण कहते हैं, है ना। अगर जब हम्म। सेलों का अपक्षय अगर होता है तो कुछ पदार्थ जो है भूमिगत जल द्वारा रासायनिक अभिक्रिया का निचालन के माध्यम से जो है स्थानांतरित होते हैं। जो भूमिगत जल होता है उसके माध्यम से भी, जैसे कि कुछ खनिज वगैरह, कुछ ऐसा मतलब रासायनिक क्रिया होता है, वो चीजें मिलती है। जैसे अब जो भूमिगत जल के माध्यम से ही नीचे से ही तो देखो क्या नाम है, पेट्रोलियम वगैरह भी तो मिलता है। हम्म। गैसें से भी भूमिगत में ही, भूमि में ही रहती है ना। और उसके बाद है बृहद संचालन। बृहद संचालन देखेंगे तो बृहद संचालन में बताया गया है, बृहद संचालन जो है के अंतर्गत वे सभी संचलन, बृहद संचलन के अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिनमें शैलों का बृहद मलबा गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होता है ना। करे बृहद संचलन में यही होता है कि जो बड़े बड़े मतलब जिनमें जो है शैलों का जो है बृहद मलबा, बड़ा
मतलब मलबा होता है, बड़ा बड़ा पत्थर वगैरह होता है, गुरुत्वाकर्षण से वो ना क्या होता है, सीधे उसके प्रभाव से ना अपने मतलब वो अनुरूप जैसे जिधर ढलान होगा उधर ही वो खिसक जाता है, हम्म। स्थानांतरित हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि ना वायु जल हिम ही अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ढोते, अपितु मलबा भी अपने साथ वायु जल या हिम ले जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, जब कोई बड़ा पत्थर वगैरह देखो अगर ऊपर से ढगरा के आ रहा है तो उसके साथ में जब वो घूर्णन करके आता हुआ मतलब घूमते हुए आएगा तो उसके साथ में हवा नहीं आएगा, हवा बांध लेता है वो, हम्म। हाँ, बांधता है जैसे कि नहीं हवा बताओ। चल रही है, हवा में जो कण मौजूद है वो भी तो आ जाएंगे ना। वो भी आ जाएंगे, लेकिन कोई चीज अगर वेग से आ रहा है, अभी देखो ट्रेन जाती है ना, हम्म। ट्रेन जाती है तो हवा बांध देती है कि नहीं पूरा। अब हम्म। कोई अगर बड़ा सा पत्थर रहेगा, वो अपने अनुसार अगर वो भागेगा एक ही साइड में, तो वो बताओ थोड़ा बहुत तो हवा तो बांधेगा ही बांधेगा। हाँ, वो तो है ही, भागेगा तो सही। और अगर मतलब नदी वगैरह है, तो अगर वहां बीच में आ गया तो पानी भी दूसरे तरफ भागने लगेगा। हिम है तो अब बहुत सारा हिम वगैरह है, देखो वहां पे टूट के अगर हिम जब गिरता है पर तो रास्ते में आ जाता है वहाँ, जिस हम्म। टाइम में बर्फबारी होती है हिमाचल प्रदेश वगैरह में। हेलो। हम्म। क्योंकि लैंडस्लाइड जब होता है पत्थर के ऊपर जमा रहता है हिम, तो उसके साथ में आ जाता है नीचे। हाँ, वो तो आ ही जाएगा ना। हाँ। अब बृहत मलबे की संचलन है ना, हम्म। गति मंद से तीव्र हो सकती है। फिर। मंद से तीव्र होगी क्योंकि जितना ढलान पे तेज भागेगी उतना तेज हो जाएगा। जिसके हाँ, स्वरूप जितना पदार्थों कम के, ढलान होगा उतना कम धीरे जाएगी। हाँ, कह रहे जिसके फलस्वरूप पदार्थों के छिछले से गहरे स्तंभ प्रभावित होते हैं, है ना, जिसके अंतर्गत विसर्पण, बहाव, स्खलन एवं पतन सम्मिलित होते हैं। विसर्पण होता है, विसर्पण बेसिकली क्या होता है अंकिता, संजना। वही, जैसे जैसे सांप कैसे विसर्पण करता है, इधर टेढ़ा मेढ़ा हम्म। जैसे चलता है, सेम उसी हाँ। उसी वे में होता है विसर्पण भी। हम्म। गुरुत्वाकर्षण आगे बल बताओ। आधार शैलों एवं अपक्षय से पैदा सभी पदार्थों पर अपना प्रभाव डालता है। यद्यपि बृहद संचलन के लिए अपक्षय अनिवार्य है, कह रहा है, परंतु इसे बढ़ावा देता है ना। बृहद संचलन अपक्षयित ढालों पर अनपक्षयित पदार्थों की अपेक्षा बहुत अधिक सक्रिय होता है ना। कह रहे जो अपक्षयित ढालों के अनुरूप जो है ना बहुत अधिक वो सक्रिय होता है, जब कम ढाल रहता है तो धीरे चलता है ना। हम्म। अवधेय संचलन में जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है, देह संचलन में जो है ना गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति होती है वो सहायक होती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल तो बहुत तेजी से खींचता है, गेंद ऊपर मारो खींच के, नीचे बहुत तेज से आएगा, ऊपर इतना तेज जाएगा हाँ, ही नहीं। जिस कोई प्रेशर भी, से जाएगा उसी प्रेशर से आएगा। नहीं, जिस प्रेशर से जाएगा उस प्रेशर से ज्यादा तेज जाएगा नीचे। हाँ हाँ, मतलब वही जितना दोगे उसी से आएगा ना, उसी हिसाब से। हम्म। अब कह रहे हैं ना बृहद संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है, ये तो हम्म। पढ़ ही दिया मैंने। आगे तथा बताओ। कोई भी भूआकृत कारक जैसे प्रभावित प्रवाहित जल, हिमानी, वायु लहरें एवं धाराएं बृहद संचलन की प्रक्रियाएं में सीधे रूप से सम्मिलित नहीं होते। इसका अर्थ है कि बृहद संचलन अपरदन के अंदर नहीं होती है ना। यद्यपि पदार्थों का संचलन एक स्थान से दूसरे स्थान को होता रहता है, ढाल पर पदार्थ बाधक बलों के प्रति अपना प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं, एवं तभी असफल होते हैं जब बल पदार्थों के अपरूपण प्रतिरोध से महानतर होते हैं, है ना। जब बल पदार्थों के अपरूपण से जो है ना प्रतिरोध से महानतर होते हैं, जो बल होता है ना पदार्थों का अपरूपण अपरूपण से मतलब ज्यादा मतलब उसका वैल्यूबल हो जाता है ना।
उसका मतलब हम्म। ज्यादा वो हो जाता है तब भी। असंबद्ध कमजोर पदार्थ है ना। छिछले संस्तर वाली शैलें। छिछले संस्तर वाली शैलें मतलब जो फैली हुई शैलें होती है ना। हाँ, थोड़ी सी जैसे होती नहीं है, जैसे छिछला पानी होता है उसी के समान होता होगा। हम्म। जैसे तस्तरी नुमा ना। हाँ, हो और सकता है। हाँ, भ्रंश तीव्रता से झुके हुए संस्तर, खड़े भृंग, भृगु या तीव्र ढाल, पर्याप्त वर्षा, मूसलाधार वर्षा तथा वनस्पति का अभाव गृह संचलन में सहायक होते हैं, है ना। गृह संचलन संचलन में सहायक होते हैं, क्योंकि जो मूसलाधार वर्षा वगैरह होती है, वनस्पति का जो अभाव गृह संचलन में क्या करते हैं, ये सहायक होती है। सहायक होते हैं। अब उसके बाद देखेंगे गृह संचलन की सक्रियता के कई कारक होते हैं ना। वे इस प्रकार हैं, बताया गया। जिससे पहला, प्राकृतिक एवं कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों के टिकने के आधार पर हटाना, है ना। हम्म। एवं कृत्रिम साधनों के द्वारा जो ऊपर के पदार्थों को टिकने के आधार पर हटाना होता है उसको। और दूसरा बताया गया ढालों की प्रवणता एवं ऊंचाई में वृद्धि। ढालों की जो प्रवणता है ना, उसकी ऊंचाई और वृद्धि के बारे में बताया गया है। तीसरा बताया गया पदार्थों के प्राकृतिक एवं कृत्रिम भराव के कारण उत्पन्न अतिभार, है ना। और हम्म। चौथा बताया गया है अत्यधिक वर्षा, संतृप्त एवं ढाल के पदार्थों के स्नेहन द्वारा उत्पन्न अतिभार। जो अत्यधिक वर्षा होती है ना, उसके कारण जो ढाल के पदार्थों से जो स्नेहन द्वारा जो है ना, लुब्रिक्शन है ये। लुब्रिक्शन, लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन द्वारा उत्पन्न अतिभार होता है ये। और पांचवा है ना, मूल ढाल की सतह पर से पदार्थ या भार का हटना। हम्म। मूल ढाल की सतह पर से ना पदार्थ या जो भार को हटना, है ना। और उसके बाद छठवां है बताया गया भूकंप का आना। और सातवां है विस्फोट या मशीनों का कंपन होता है। आप तेल निकालने वाली मशीन देखी है जो भूमि से तेल निकालता है। नहीं। मैं देखा हूँ, मेरे यहाँ आया था ना। अब अच्छा। बताता हूँ कि 2 किलोमीटर दूर पे था ना वो, वहां पे मशीन मतलब खुदाई करती थी निकालने के लिए। हम्म। जैसे ये बोरिंग होता है पानी निकालने के लिए, बोरवेल का, हाँ, वो वैसे तो कर रही देखी थी हूँ। वो। हाँ, तो वैसे कर रही थी, लेकिन उसका कम वहां करती थी, यहाँ पूरा घर हिल जाता था, 2 किलोमीटर दूर था तब भी। अच्छा, तो आपके उधर तेल निकल रहा था? नहीं नहीं, वो खोलो खोज कर रहे थे, शोध कर रहे थे बस। ओह। कोई अच्छा। बता दिया था कि इधर तेल है ना, उसर था वो। पता नहीं अच्छा। कैसे पता चल गया था, वो लोग खोदे कुछ नहीं निकला बस। पानी निकल गया बोरिंग। हाँ, पानी तो आपके उधर कम ही उस पे निकल जाता होगा ना, ज्यादा खुदाई नहीं करना पड़ता होगा। वही 40 50 50 60 पे। अच्छा, बहुत सही है। अब उसके बाद बताया गया ना विस्फोट या मशीनों का कंपन, है ना। उसके बाद सातवां बताया गया है, आठवां बताया गया है अत्यधिक प्राकृतिक रिसाव के द्वारा। जो प्राकृतिक रिसाव वगैरह हो गए, मतलब प्राकृतिक गैस वगैरह का रिसाव उसाव कभी कभी हो जाता है। और नीचे से हाँ हाँ। मेथान वगैरह भी देखो निकलता है तब भी, है ना। और उसके बाद नौवां है हाँ। झीलों, जलाशयों एवं नदियों से भारी मात्रा में जल निकासन एवं परिणाम स्वरूप ढालों एवं नदी तटों के नीचे से हम्म। जल की मंद गति से बहना, है ना। जब जलाशय या नदी से है ना, तो उसके परिणाम स्वरूप जो ढाल होते हैं उसमें नदियों के तटों में, वो नीचे से जल की जो है ना मंद गति से वो बहना, उसमें बहते हैं मंद गति से। उसके बाद हम्म। 10वां है प्राकृतिक वनस्पति का अंधाधुंध विनाश। जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका विनाश हो रहा है अंधाधुंध। जैसे अभी देखो पेट्रोलियम वगैरह भी, ये सब प्राकृतिक वनस्पति है, ये सब ना निकल रही हैं। और जो है ये पेड़ वगैरह हैं, ये सब प्राकृतिक हैं, इनका भी हास हो रहा है। अभी नदियों का भी जो है बहुत ही बड़े पैमाने पे हास हो रहा है। नदियां ना सूखती चली जा रही हैं, नदियां सिकुड़ती चली जा रही है, संकुचित उनका संकुचन हो रहा है। क्योंकि अब लोग ना उनके जो किनारे पे ना, उनका जो तट है उस पे
वो लोग ना कृषि करने लगे, खेती करने लगे हैं, उसको ना कब्जा कर लिए हैं। हम्म। हाँ। अधिक काफी दोहन हद भी हो तक। रहा है ना, पानी वगैरह का भी बहुत दोहन हाँ। कर रहे हैं लोग। उसके बाद अंधाधुंध संचालन और कारक अंधाधुंध विनाश, प्राकृतिक वनस्पति अंधाधुंध विनाश संचालन का निम्न तीन रूप है होते हैं। जैसे अनुप्रस्थ विस्थापन होता है, जिसमें तुषार वृद्धि या अन्य कारणों से मृदा का अनुप्रस्थ विस्थापन होता है। उसके बाद प्रवाह एवं उसके बाद स्खलन है। प्रवाह के द्वारा भी बहुत सारा मिट्टी बह जाता है। अब देखती हैं जैसे कोसी नदी बताती है, हर वर्ष जो है अपना ना रूट चेंज करता है। अब क्या वो आता होगा कि मृदा को अपरदित करके नहीं ले जाता होगा? वो तो कितना सब हर बार नुकसान कर चेंज देता करती होगा। है रूट। हम्म। और जो भूस्खलन वगैरह होता है उससे भी। हम्म। अब उसके बाद भूस्खलन है ना, स्खलन होता है, अब उसके बाद भूस्खलन, लैंडस्लाइड। हम्म। इसके बारे में बताओ। अच्छा, मैं बताऊं? तो देखो, भूस्खलन अपेक्षाकृत जो है तीव्र एवं जो है ना अवगम्य संचलन है। इसमें रसकालित होने वाले पदार्थ जो है ना अपेक्षाकृत सूक्ष्म होते हैं। असंलग्न घृत का जो है ना आकार एवं जो आकृति, शैल में जो है ना अनिरंतर की जो है ना प्रवृत्ति, या जो है ना शरण का जो अंश एवं जो है ढाल की ज्यामिति पर निर्भर करते हैं। तो भूस्खलन जानते होंगे, जैसे पहाड़ होता है ना, तो देखो ऑटोमेटिक जो है भूस्खलन होगा तो जितना उसका पत्थर है, छोटे छोटे जो भी कण है ना, चट्टान वगैरह, वो खुद ही टूट टूट के जैसे नीचे गिरने लगती है ना। तो वही इसमें बता रहे हैं। तो ये जो है संचलन होते रहता है, मतलब ऑटोमेटिक गिर जाता है। देखेंगे उत्तराखंड वगैरह में ना हमेशा लैंडस्लाइड होते रहता है। कभी आप न्यूज में सुनना तो बोलेंगे NH5 जो है आज बंद है, NH6 बंद है ना। तो न्यूज में आता रहता है। वो क्या होता है कि जो बड़ा बड़ा पहाड़ है, उसकी चट्टाने जो है ना आपस में जो टूट टूट के जो है ना नीचे गिर जाती है। और जो है ना ये बृहत आकार का होता है, एवं जो है ना आकृति जो है ना शैल में जो है ना अनिरंतर ला देती है। मतलब कि शैल जो एक मतलब कि कैसे खड़ा हुआ शैल, उसी में देखो अचानक से गिरेगा तो वो तो उसकी मतलब एक अलग प्रकार की जो है ना प्रक्रिया कर देती है। ठीक है, तो उसी को बता रहे हैं। इस वर्ग में जो है ना पदार्थों के संचलन के कारण के प्रकार के आधार पर जो है ना वर्ग में कई प्रकार के स्खलन जो है ना पाए जा सकते हैं। तो उसमें बताया है कि किस किस प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो एक होता है ढाल, जिस पर जो है संचलन होता है, के संदर्भ में जो है ना पश्च जो है ना आवर्तन के साथ जो है ना शैल मलबा की एक या कई इकाइयां के जो है ना विचलन को जो है अवसर्पण कहते हैं। सवर्पण जो कहते हैं ना। तो देखेंगे जैसे चट्टान है, और वो आपस में जैसे टुकड़ा जो है ना मलबा है, चाहे जो शैल है छोटा छोटा, वो गिर रहा है, तो उसी को क्या बोलेंगे, वो जो फिसलन हो रही है, जो स्लीपिंग हो रही है, उसी को जो है ना अवसर्पण कहेंगे। ठीक है, पृथ्वी के पिंड के जो है ना पश्च आवर्तन के बिना जो है ना मलबा का तीव्र लौटना या स्खलन मलबा स्खलन जो है ना कहलाता है। मतलब कि जब जो है ना, मतलब कि पृथ्वी की पिंड है, उसमें यदि जैसे बहुत अधिक तीव्र गति से अगर वो हो रहा है, जैसे लौट के आ रहा है, तो रोलिंग जैसे हो रहा है ना, तो उसी को जो है ना मलबा स्खलन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है मलबा स्खलन में खड़े या प्रलंबी फलक से मिट्टी मलबा का प्राय जो है ना स्वतंत्र पतन होता है। संस्था जोड़ या जो है ना भ्रंश के नीचे पृथक सेल जो है ना भ्रत के जो है ना स्खलन को जो है ना शेल स्खलन कहते हैं। तो इसमें सब प्रकार बता रहे हैं कि किस किस प्रकार के जो है ना शेल हो सकते हैं, मतलब कि स्खलन हो सकते हैं। तो देखेंगे जो मिट्टी का जैसे जो किनारा है, फलक तो उसी को बोलते हैं ना, किनारा है ना। कोई भी जो शेल का किनारा है, यदि उससे जो है वो अपने आप को जो स्वतंत्र करके जैसे गिर रहा है, ठीक है, जैसे मान लो एक पत्थर है, तो उसका देखेंगे जो कॉर्नर है वो ऑटोमेटिक गिर रहा है, तो वो क्या होगा, वो जो है मतलब कि फलक से गिर रहा है, तो उसको जो है ना वो बोलेंगे। और उसके बाद जो है एक और होता है जो शैल ब्रिज होता है, वो जो है ना वो भी इसी प्रकार का होता है। उसके बाद बोल रहा है तीव्र ढालों पर शैल स्खलन बहुत तीव्र एवं जो है विध्वंस होता है। और उसमें जो एक फोटो में दर्शाया भी गया है कि मतलब किस प्रकार से देखो वो हो रहा है, भारत नेपाल सीमा, और जो है ना उत्तर प्रदेश में जो है सागर नदी के निकट जो है ना शिवालिक हिमालय है, उसमें देखो इसके सारे प्रकार बताए गए हैं कि किस तरीके से जो है ना यहाँ पे हो रहा है, तो उसमें बताए हैं। और उसके बाद बोल रहे हैं कि तीव्र नदी संस्था तल जैसे
अनिरंतरताओं के जो है ना सहारे स्खलन एवं जो है समतलीय पात के रूप में जो है ना घटित होता है। किसी तीव्र ढाल के सहारे शैल खंडों को जो है ना ढाल से दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से जो है गिरना जो है ना शैल पतन जो है ना कहलाता है। मतलब कि कोई जो है ना तीव्र ढाल है, ठीक है, मतलब कि इधर जैसे खड़ी जैसे नहीं पहाड़ी होती है, कहीं कहीं देखेंगे तो जैसे उत्तराखंड है वहां पे क्या हम्म। खड़ी पहाड़ियां बहुत मिलेंगी। तो वहां पर क्या है ना उसके सहारे का अगर कोई खंड है, उसके सहारे का अगर कोई मतलब कि शैल गिर रहा है ढाल से, मतलब कि दूरी रखते हुए एकदम स्वतंत्र रूप से गिर जा रहा है ना, तो उसी को जो है ना शैल पतन कहलाता है। शैल पतन जो है ना शैलों के जो है ना फलक के उथले संस्था से होता है, जो मतलब कि इसे शैल स्खलन, जिसमें जो है पदार्थ पर्याप्त गहराई तक जो है ना प्रभावित होते हैं। मतलब जैसे ऊपर से गिरे है ना कृष्णा भैया, काफी ऊंचाई से गिरेंगे ना तो नीचे देखो खाई होगा, वहां से जैसे वो गिरना हाँ। स्टार्ट होगा ना तो पूरा मतलब कि नीचे तक वो आ जाएगा, मतलब काफी तीव्र गति से वो ना वो प्रक्रिया जो है ना हो जाएगी। काफी मतलब भारी, हम्म। मतलब कि उनका जो वजन भी होता है ना काफी होता है। देखेंगे कि जब ऐसा कुछ होता है तो वहां का मतलब सड़क वगैरह जो यातायात बंद कर दिया जाता है, क्योंकि मतलब अगर वो आ रहा है तो काफी भारी होगा, किसी की मतलब कि वो चोट लग सकती है किसी को ना, तो इसी को जो है ना वो कर रहा है। उसके बाद जो है ना इसमें बॉक्स में कुछ कुछ बताया गया ना, तो वृहत शरण एवं जो है ना वृहत संचलन में से जो है आपके अनुसार कौन सी जो है शब्दावली अधिक उपयुक्त है, पर क्यों, मतलब स्पर्पण और जो है तिरप, ये तो वैसे ही बताया है कि वो बता रहे हैं मतलब एक तरीके से। उसके बाद बोल रहे हैं हमारे देश में जो है ना मलबा अवधाव एवं जो है भूस्खलन हिमालय में प्राय घटित होते हैं। इसके अनेक कारण है। पहला जो है ना हिमालय विवर्तनिक दृष्टिकोण से जो है सक्रिय है। ये जो है ना अधिकांश परतदार शैलों एवं जो है असंगठित एवं जो है अर्ध संगठित पदार्थों से बना हुआ है। तो जैसे अभी हमारा जो हिमालय है वो अभी भी देखेंगे कि उसकी ऊंचाई बढ़ रही है, यानी उसमें अभी भी जो है ना कुछ कुछ प्रक्रियाएं जो है ना अंदर से चल रही हैं। अगर वो चल रही हम्म। है ना उस वजह से भी एक वो कारण है कि वहां पे जो है ना भूस्खलन हो रहा है, वो एक कारण हो सकता है। हम्म। तथा जो विवर्तनिकी है प्लेट विवर्तनिकी वो भी होगा। मान लो हाँ। कि कोई दो चट्टान हिल रही है, सीधी सी बात है ना, आप जिस जमीन पे खड़े हाँ। हैं अगर वो हिल रही है तो वो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ उसमें गिरेगा, है ना। तो वो हो हाँ। रहा है। ये अधिकांश जो है ना परतदार शैलों एवं जो है ना असंगठित एवं जो है ना अर्ध संगठित पदार्थों से होता है, बना होता है। तो ऐसा थोड़ी है कि जो वहां पे शैल है वो कोई संगठित रूप से कोई जमा करके गया है, ऐसा तो है नहीं। वो जब निर्माण हुए हैं तो कुछ असंगठित भी है वहां पे, कुछ संगठित रूप से भी कुछ जुड़े होंगे, कुछ अकेले ऐसे ही होंगे, है ना, इस प्रकार से बने हुए हैं। उसके बाद बोल रहा है इसकी ढाल मध्यम न होकर तीव्र होती, तो वहां का जो क्षेत्र है वो एक तो वो तीव्र ढाल वाला है। हिमालय की तुलना में तमिलनाडु कर्नाटक एवं जो है ना केरल की सीमा बनाता हुआ नीलगिरी एवं पश्चिमी तट के किनारे जो है ना पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत जो है विवर्तनिक की दृष्टि से अधिक स्थायी है तथा बहुत कठोर शैलों से निर्मित है। तो जो हमारा हिमालय है वो जो है ना अभी नया नया बना है, मतलब कि उसको ज्यादा दिन हुआ नहीं है, अभी उसमें वो सब प्रक्रियाएं हो रही हैं। जबकि जो ये जो तीन स्थानों की हम बात कर रहे हैं ना, तमिलनाडु कर्नाटक और केरल की जो सीमा पे जो नीलगिरी वगैरह जो पहाड़ियां हैं, ये काफी पुराने समय की बनी हुई है तथा काफी जो है ना कठोर पहाड़ियां एक तरीके से कह लो, तो ये काफी अरे स्थायी स्थिर हो होती गई है। ना, हाँ ये बिल्कुल स्थिर हो बहुत गई है। समय हाँ काफी समय से तो वहां पे क्या है वो स्थिरता उसमें आ चुकी है। तो वहां पे जो है ना ये सब प्रक्रिया उतनी देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद बोल रहे हैं परंतु अब भी इन पहाड़ियों में जो है ना मलबा अवधाव एवं जो है ना भूस्खलन होते रहते हैं, यद्यपि उनकी जो है ना बारंबारता उतनी नहीं है जितनी हिमालय में। हाँ एक आध बार आप कभी कभार हो सकता है, ठीक है, पर ऐसा नहीं कि हमेशा होता रहेगा। जबकि जो हिमालय का क्षेत्र है उसमें हमेशा होता है, मतलब कि हर वर्षा ऋतु में आप सुनेंगे ये घटना हो ही रही है। उसके बाद बोल रहा है क्योंकि पश्चिमी घाट एवं नीलगिरी में जो ढाल है वो खड़े भृंगु एवं जो है कगार के साथ तीव्रतर है। ताप कम में जो है ना परिवर्तन एवं ताप परिसर के कारण जो है यात्रिक अक्षय सुस्पष्ट होते हैं, वहां लघु अवधि में अधिक वर्षा होती है। अंत इन स्थानों में जो है ना भूस्खलन एवं मलबा अवधाव के जो है ना साथ प्राय जो है ना सीधे सेल का जो है पतन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा ना भूस्खलन होगा जैसे, तो वहां पे क्या होगा सीधे जो है ना सीधे जो सेल ही जो है ना खत्म हो जाएंगे, इस तरह की वहां पे जो है ना प्रक्रिया होती है। और वहां पे एक और भी कारण है कि वहां पे जो वर्षा का जो समय है उसकी अवधि बहुत कम है, ठीक है। वही जो हिमालय का जो थोड़ा सा क्षेत्र है या जो हमारा उत्तराखंड है वहां पे देखेंगे काफी दिनों तक वर्षा होती है, तो उस वजह से भी वहां पे जो है ना हाँ। ज्यादा वो भूस्खलन आते रहते हैं, है ना। उसके बाद बोल रहे हैं अपर्दन एवं जो है निक्षेपण, है ना, ये क्या होते हैं। तो अपर्दन के अंतर्गत शैलों के मलबे की जो है ना
अवाप्ति एवं जो है उनके परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। पिंडाकार शेल जब ना अपक्षय एवं अन्य क्रियाओं के कारण जो है ना छोटे-छोटे जो है ना टुकड़ों में जो टूटती है, तो अपरदन के जो है ना भू आकृतिक कारक जैसे कि प्रवाहित जल, भूजल, हिमानी, वायु लहरें एवं जो है ना धारा उनके एक स्थान से हटकर जो है ना दूसरे स्थान को जो है ना ले जाते हैं। तो वही बता रहे हैं कि अपरदन के अंतर्गत जो भी मतलब कि शेल है, जैसे कोई शेल है, उसका जो भी मलबा होगा या जो भी उसमें चीजें होंगी वो क्या है मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बट ही जाता है ना। अपरदन तो ऐसे ही होता है ना, जैसे हिमालय से जो भी मतलब कि जैसे वर्षा हो रही है वहां से क्या जितना मलबा है वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो है ना बहता बहता देखेंगे कि पूरा जो है ना गंगा के इसमें आ जाता है, पूरा ना मध्य भारत में अपना पहुंच जाता है। तो वही इसमें बता रहे हैं उसके साथ क्या होगा, प्रवाहित जल आएगा, भूजल आएगा, है ना, भौम जल आएगा, हिमानी वायु है ना, वायु में जो कण है वो भी उसको साथ ले आएगी, लहरें हैं वो सब भी जो है एक स्थान से जो है ना दूसरे स्थान को जो है ना मतलब कि हट जाते हैं, वहां पे उसकी तरफ जो है ना आ जाते हैं। उसके बाद बोल रहा है जो कि इन कारकों को जो है ना गद्यात्मक रूप पर निर्भर करता है। भू आकृतिक कारणों द्वारा जो है ना कारकों द्वारा परिवहन किए जाने वाली चट्टाने मलबे द्वारा जो है अपघर्षण भी अपरदन में जो है ना पर्याप्त योगदान देता है। अब जब दो चट्टाने हैं, ठीक है, जब वो चलेंगी तो आपस में उनके बीच में जो है ना घर्षण भी होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि वो सीधे सीधे चल के आ जाएगी, नहीं, वो काफी टकराव, जैसे देखो काफी जो है ना कई बार क्या होता है कि जो पानी आता है ना काफी स्पीड में आता है और कई कई जगह से बहुत स्लो स्पीड में चल रहा होगा। जब जहां से मतलब कि तेज ढाल होगी वहां से अगर स्पीड में आएगा तो दो जो पत्थर है या जो शेल है वो आपस में जाहिर सी बात है कि मतलब वहां पे जो है ना अपघर्षण वगैरह की जो है ना प्रक्रियाएं वहां पे होंगी, तो वो भी एक कारण बढ़ जाता है इसको मतलब अपर्दन और जो है निक्षेपण में। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है अपर्दन द्वारा जो है उच्चावचन का निम्नीकरण होता है, अर्थात भूद्र से विघर्षित होते रहते हैं। तो जो उच्चावच वाला स्थल है उसका तो निम्नीकरण होगा ना, जैसे हिमालय है, ठीक है, वहां से जब आधा मलबा नीचे की ओर आ जाएगा तो वो तो घट ही जाएगा ना, उसका जो मतलब कि एरिया है वो तो कम हो जाएगा, तो उसका निम्नीकरण हो रहा है। अर्थात जो है ना भूदर्शय जो है विघर्षित होते हैं। इसका तात्पर्य है कि अपक्षय अपर्दन में सहायक होता है। तो जो मतलब कि अपक्षय हो रहा है वही कहीं ना कहीं जो अपर्दन को जो है ना फायदा प्राप्त कर रहा है, लेकिन अपक्षय अपर्दन के लिए अनिवार्य दशा नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर अपक्षय हो रहा है तो उसमें जो मेन कारण जो होगा वो अपर्दन का ही होगा, वो कहीं से भी मतलब कि उतना अनिवार्य दशा नहीं है। अपक्षय जो है ना बृहद क्षरण एवं जो है ना अपर्दन निम्नीकरण की जो है ना प्रक्रियाएं हैं। तो जो भी बड़ा जो क्षरण है या फिर जो अपर्दन की जो भी निम्नीकरण जो प्रक्रियाएं हो रही हैं उसी का जो है ना एक कहीं कहीं ना कहीं जो है ना प्रक्रिया है, कारण है। बृहद संचलन एवं जो है ना अपर्दन में भी जो है ना अंतर है। बृहद संचलन में शेल मलबा चाहे वह शुष्क हो अथवा नम गुरुत्वाकर्षण के कारण मतलब कि स्वयं आधार धल पर मतलब कि जाते हैं, तो वो खुद ही मतलब कि अपने आप जो है ना ऑटोमेटिक वहां पे जो है ना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है ना वो जो है नीचे की ओर जो है ना प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा इसमें बोल रहे हैं, चाहे वो मतलब कि शुष्क हो चाहे कैसा भी हो, जो भी मलबा है चाहे चट्टान है कुछ भी, परंतु जो है ना प्रभावशील जल हिमानी लहरें एवं जो धाराएं तथा वायु निलंबित मलबे को नहीं ढोते हैं। तो उसमें ना वो कुछ ही चीजों को लेकर के आते हैं, मतलब हर किसी को नहीं लेकर के आएंगे। जो बृहद संचलन होगा ना केवल जो है ना शैल का जो मलबा होगा चाहे वो शुष्क हो चाहे नम हो उसको लेकर के आएगा, जबकि जो जल है हिमानी है लहरें हैं धाराएं उन सबको वो नहीं ढोते हैं, मतलब कि ये काफी जो है ना उनको नहीं लेकर के अपने साथ में आएंगे। वस्तुतः जो, हेलो आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ। ओके। वस्तुतः ये जो है ना अपर्दनीय है, जो धरातल में होने वाले अनवरत जो है ना परिवर्तन के लिए जो है ना उत्तरदायी है। जैसा कि चित्र जो संख्या जो 5.1 से जो स्पष्ट है कि अपर्दन एवं जो है ना परिवहन जैसी अनाच्छादन प्रक्रियाएं गतिज ऊर्जा एवं जो है नियंत्रित होते हैं। धरातल के पदार्थों का अपर्दन एवं जो है ना परिवहन जो है वायु प्रभावशीलता जल हिमानी लहरें एवं जो है धाराएं तथा भूमिगत जल द्वारा जो होता है। इनमें से प्रथम जो है ना तीन कारक जो है जलवायु दशाओं द्वारा जो है नियंत्रित होता है। तो यही सब बताया गया है, मतलब कि जो अपक्षय जो बृहत जो शरण होता है उसमें जो है कुछ ही चीज जो है ना इंक्लूड होती है, जबकि जो अपर्दन होगा उसमें जो है ना सभी प्रकार की चीजें आ जाएंगी, चाहे वो वायु है चाहे मतलब कि चट्टान है मलबा है
ये सब जो है ना सब उसी के साथ जो है ना अपने आप मतलब कि उसी के साथ जो है ना लेकर के आ जाएगा, तो उसी को जो है ना अपर्दन बोल रहा है। हम्म। इसके बाद बोल रहा है नीचे दिया है ना, अपर्दन के जो है ना दो अन्य कारकों लहरों एवं जो है ना धाराओं तथा भूमिगत जल का जो है ना कार्य जो है ना जलवायु द्वारा जो है नियंत्रित नहीं होता है। अब ये बोल रहा है कि जो अपर्दन के जो दो अन्य कारक है, ठीक है, वो लहरों एवं जो है ना धारा द्वारा जो है ना भूमिगत जल का कार्य जो है जलवायु द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। लहरें जो है ना थल एवं जो है जलमंडल के जो है अंतरास्पष्ट तटीय प्रदेश में कार्य करती है, जबकि भूमिगत जो जल है का जो कार्य होता है प्रमुखतः वह किसी क्षेत्र की जो है ना आश्मिक विशेषताओं द्वारा जो है ना मतलब कि निर्धारित होता है। तो जो भूमिगत जल का जो कार्य मतलब कि मेन जो उसका कार्य है वो जो है ना आश्मिक विशेषताओं द्वारा निर्धारित होता है। इसका क्या मतलब होगा भैया? हम्म। इसका क्या मतलब होगा? किसका? आश्मिक का। हाँ, लिथोलॉजिकल लिखा है इसमें। ये क्या होता है देखना पड़ेगा। आश्मिक। क्या होगा इसका अर्थ इस, इस सेंटेंस का? हाँ, इसको मैं देखता हूँ, 1 मिनट। ओके। आगे पढ़ो तब तक बताता हूँ। हम्म यदि जो है ना शैले जो है ना पारगम्य घुलनशील एवं जो है जल प्राप्त है, तो केवल जो है कास्ट है ना, कास्ट जो है ना जो चूनाकृत होते हैं आकृतियों का जो है निर्माण होता है। अगले अध्याय में हम जो है ना अपर्दन के जो है ना कारकों द्वारा जो है ना निर्मित भू आकृतियों का जो है ना विवरण प्रस्तुत करेंगे। निक्षेपण अपर्दन का परिणाम होता है। ढाल में कमी के कारण जब अपर्दन के कारकों के वेग में कमी आ जाती है तो परिणाम मत जो है ना अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। मतलब कि वही बोल रहा है जब किसी क्षेत्र में जो है ना ढाल जो है ना कम है, तो कम ढाल वाला अगर कोई क्षेत्र होगा तो वहां पे अपर्दन के कारण जो ना वेग है उसमें भी जो है ना कमी आ जाएगी, है ना। जैसे अगर मतलब कि अच्छा, स्लोप जो है संजना, हम्म। लिथोलॉजिकल का मतलब होता है ना चट्टानों के भौतिक गुणों और संरचना का अध्ययन करना। मतलब यह ना एक भूवैज्ञानिक की शाखा होता है जो चट्टान के रंग, बनावट और संरचना जैसे ना स्थूल स्तर पर जो है विशेषताओं का ना अध्ययन करता है। तो ये सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है? सेंटेंस में ये कह रहा है कि ना, मतलब कि विशेष कह रहा है कि जो जबकि भूमिगत जल का कार्य प्रमुखता ना किसी क्षेत्र की आकस्मिक विशेषता मतलब जो है उसके चट्टानों के भौतिक गुणों एवं संरचनाओं का जो है ना संरचनाओं हम्म। के आधार पर उसकी विशेषताओं द्वारा निर्धारित होता है। ओके। हम्म। ठीक है। तो जो निक्षेपण अपर्दन का जो परिमाण जो परिणाम यही होता है ना, जो कम ढाल वाला कोई क्षेत्र होगा, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि वहां का जो वेग होगा, जो वहां की जो स्पीड होगी ना वो भी मतलब कि कम हो जाएगी, ठीक है। तो वही बोल रहा है उसी के कारण क्या होता है वहां का जो अवसाद का जो निक्षेपण है वहां पे जो है ना मतलब कि प्रारंभ हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहेंगे तो निक्षेपण जो है वस्तुतः किसी कारक का कार्य नहीं होता है। पहले स्थूल तथा बाद में जो है सूक्ष्म पदार्थ जो है ना निक्षेपित होते हैं। मतलब कि जो पहले छोटे छोटे पदार्थ होते हैं ना वही निक्षेपित होंगे ना, बाद में ना बड़े पदार्थ आएंगे ना। तो वही बोल रहा है निक्षेपण से निम्न भूभाग जो है ना भर जाते हैं। तो जो सर देखो कभी ड्राइंग भी बनवाते हैं तो सर बताते हैं जो छोटे छोटे कण होते हैं वो पहले आकर के नितल में जो है ना बैठ जाते हैं, तो वो धीरे धीरे आते आते जो है ना वहीं पे भर जाएंगे, धीरे धीरे उस भूभाग को जो है ना भरते जाएंगे। फिर वहीं जो है ना अपर्दन के कारक जो होंगे ना जैसे कि प्रवाह युक्त जल, हिमानी वायु, लहरें जो है ना धारा एवं जो है भूमिगत जल इत्यादि जो है ना तल्लो
क्षण तथा अथवा जो है ना निक्षेपण के कारक के रूप में भी जो है ना वहाँ पे कार्य करने लगते हैं। तो धीरे धीरे पहले क्या है, सूक्ष्म जो है ना पदार्थ वहां पे आ रहा था, और धीरे धीरे जो है ना अन्य चीजें भी जो है ना उसके साथ जो है ना आने लगती है। अपर्दन एवं जो है निक्षेपण के कारण जो है ना धरातल पे क्या होता है, इसका विवेचन अगले जो है ना अध्याय भी हुआ करती है, एवं जो है ना उद्भव के विस्तृत रूप में जो है ना हम किया करेंगे, उसमें जो हम जानेंगे। उसके बाद बोल रहा है वृहत संचलन एवं जो है अपर्दन दोनों में पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है स्थानांतरण होता है। अंत जो है ना दोनों एक ही माने जा सकते हैं या नहीं, यदि नहीं तो क्यों? क्या शैलों के पक्ष के बिना जो है पर्याप्त अपर्दन संभव हो सकता है? ये मतलब कि एक छोटा मतलब क्वेश्चन के रूप में दे रखा है, ठीक है, तो उसको देखेंगे। हम्म। और आगे पढ़ना है? नहीं, अब कल पढ़ लेंगे। कल खत्म भी हो जाएगा ये। आज तो खत्म भी नहीं हो पाएगा। नहीं, काफी बड़ा है मतलब अभी। हम्म। से कौन सा क्या है? ठीक है। अभी तो सब जानने वाली चीजें आ रही हैं, अगला वाला चैप्टर और बड़ा है यार। अच्छा, सिक्स्थ चैप्टर हाँ, है नहीं? वो तो बहुत बड़ा है, 75 तक है। हाँ, अगला पेज तो ना, बताओ। हाँ हाँ। वहां से है, क्या नाम है, 58 से 75 तक। बाप रे बाप। और अभी तो ट्वेल्थ का भी देखना होगा। कोई बात नहीं, ज्यादा है भी तो नहीं। हो जाएगा धीरे धीरे ना। हम्म।